अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखिए। व्यूवर्स, एजोस्पर्मिया के इलाज में क्योंकि 25 साल से हम लगभग इस काम में लगे हुए हैं और हमें डिफरेंट इसमें वजूहात सामने आती रहती हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी वजह बताऊंगा कि जिसकी वजह से एजोस्पर्मिया के पेशेंट की जो रिकवरी है, यानी उसका सेहतयाब होना है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर उस फैक्टर को हटा दिया जाए तो एजोस्पर्मिया के मरीज ठीक होने की तरफ जा सकते हैं। इस पर आज बात करेंगे व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ रहिएगा। क्योंकि मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि अगर एक नॉर्मल शख्स में वो मसला आ जाए, यानी वो वजह आ जाए जिसका मैं जिक्र करूंगा आगे चलकर, तो उसके भी स्पर्म जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर, एजोस्पर्मिया उन मरीजों को कहते हैं कि जिनमें स्पर्म सेल बिल्कुल होते ही नहीं है। इस पर अक्सर मेरी वीडियोस हैं जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसमें राउंड अबाउट 13-14 वीडियोस हैं, इसके साथ 14 हो जाएंगी, तो आप उसको देख लें। उसमें मैंने हत्तल वसा उन तमाम अवामिल पर बात की है, उसके इलाज जो अलसेफ होमियो में हम पेशेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इन तमाम चीज़ों पर, या जो हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिए उस पर ऑलरेडी मेरी कई सारी वीडियोस हैं। आज की वीडियो इसलिए अहम है कि अगर एजोस्पर्मिया के पेशेंट को, जैसे हमने 22-23 साल में इन लोगों को देखा, ये हाई प्रोफाइल टेंशन में होते हैं। क्योंकि होना भी चाहिए, कोई आपको ये कह दे, क्योंकि ये स्पर्म और मोटाइल स्पर्म्स और बच्चे होना हमारे हमसाया ममालिक जो हैं, ये बिल्कुल एक मर्दाना ताकत का एक जुज़ समझा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एजोस्पर्मिया के पेशेंट मर्द भी होते हैं, उनमें ताकत भी फुल होती है, वो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो भी सही कर सकते हैं, उनमें कोई मर्दाना कमी नहीं होती, लेकिन उनके जरासीम वाइबल नहीं होते, यानी उनमें जरासीम होते ही नहीं। तो जब होते नहीं है तो ये उनका कोई कसूर नहीं है। और ये मैं अक्सर लोगों से ये बात करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए। अगर किसी की औलाद नहीं है तो ये उनका कसूर नहीं है, और किसी के 2 दर्जन बच्चे हैं तो ये उसका कमाल नहीं है। क्योंकि जिसके नहीं हैं वो भी रब की मर्जी है, जिसकी हैं वो भी रब की देन है। ना इस मर्द और औरत में ये कमाल था कि इसके बच्चे हैं, और ना उस मर्द और औरत में ये नुकसान है कि उनके बच्चे नहीं हैं। बात लंबी हो गई, लेकिन इस बात से मेरे जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं उनके दिल को एक सुकून होगा कि ये कोई उनका कसूर नहीं है कि वो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स हैं। रिसर्च में ये बताया गया है, जो बात मैं अभी आपसे करने लगा हूँ, और उस रिसर्च के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कि उस रिसर्च में हेल्दी मर्दों को लिया गया जिनके स्पर्म काउंट भी ठीक थे, जिनके स्पर्म मोर्टेलिटी भी ठीक थी, जिसकी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी भी ठीक थी, और उनको ऐसे काम पर लगा दिया कि उस काम में उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन, यानी दिमागी परेशानी वाले काम में उनको लगा दिया गया। कुछ अरसा वो इसी काम में लगे रहे। बाद में जब उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स देखी गई तो उनकी स्पर्म काउंट भी कम हो चुकी थी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी भी ख़राब हो चुकी थी, और ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल जो इनमें ख़राबी आई थी वो इनके डीएनए फ्रेगमेंटेशन हुई थी। यानी जो इनका हेड होता है स्पर्म का, इधर डीएनए का मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसमें डिप्लीशन हुई थी। अगर डिप्लीशन डीएनए में हो जाए तो अव्वल तो बच्चे पैदा नहीं होंगे भी तो एबनॉर्मल पैदा होंगे।
تو یہاں سے میرے ویور اندازہ لگائیں کہ جو بیچارے ہمارے بھائی ہیں ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہیں اور ان کو لیبارٹری میں یہ کہہ دیا جائے کہ آپ میں ایک جراثیم بھی نہیں ہے، تو ان کی مینٹل سٹیٹ کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بیچارے کتنے مایوسی میں ہوں گے، کتنے وہ پریشان ہوں گے، کتنے وہ ڈپریشن میں ہوں گے۔ تو جب تک ان کا یہ ڈپریشن پرسسٹ رہتا ہے، یعنی قائم رہتا ہے، اس وقت تک ان کے ٹھیک ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے کلینک میں السیف ہومیو کا جو ہمارا کلینک ہے، اور ہم پیشنٹ کے اس پوائنٹ پر بھی کام کرتے ہیں کہ پیشنٹ ریلیکس رہے، کیونکہ باڈی جتنی ریلیکس رہتی ہے، دماغ جتنا ریلیکس رہتا ہے، اتنا باڈی کے اندر جو میٹابولک فنکشنز ہیں وہ پراپرلی کام کرتے ہیں۔ تو وہ مین پوائنٹ یہ تھا کہ جن لوگوں کو سٹریس، سٹرین اور یہ انزائٹی، ڈپریشن، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے سپرم کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں متاثر ہوں گی۔ اگر صحت مند بندوں کی یہ حالت ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ایزوسپرمیا کے پیشنٹ ہیں وہ تو بالکل ہی ان کا جو سپرماٹوجینیسس کا پروسیس ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو علاج کے ساتھ ساتھ ایزوسپرمیا کے جو میرے مریض ہیں وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے خوش رہنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ بھی دے دیتا ہے جو آپ نہیں مانگ رہے ہوتے، وہ تو پھر اللہ ڈیفینیٹلی ہی دیتا ہے جو آپ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک پوائنٹ ہے کہ جو میرے ایزوسپرمیا کے پیشنٹ بھی ذہن میں رکھیں، اور ہر وہ پیشنٹ اس کو ذہن میں رکھے کہ جس کے سپرم کا اسٹینوسپرمیا ہے، نیکروزوسپرمیا ہے، ٹیریٹوزوسپرمیا ہے، کرپٹوزوسپرمیا ہے، جو بھی کیس ہے سپرم ریلیٹیو، اس میں اپنے دماغ کو تفکرات، ٹینشن، انزائٹی سے بچا کر رکھیں، بھرپور نیند لیں، اپنی ایکسرسائز کریں، اپنا علاج کروائیں اور اپنا پراپر اور بیلنس ڈائٹ لیا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ وہ ہو نہیں سکتا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔